एंडी ने रेड से कहा था कि अगर तुम्हें कभी पैरोल मिल जाए तो बक्सटन जरूर जाना। वहाँ उत्तर की तरफ एक खेत है जहाँ पत्थर की लंबी दीवार और एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक काले रंग का पत्थर है। उस पत्थर के नीचे मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। एंडी के बात करने का तरीका ऐसा था जैसे वो कोई अपनी आखिरी वसीयत कर रहा हो। इससे रेड थोड़ा घबरा गया और जब उसे एक दूसरे कैदी से पता चला कि एंडी ने उससे एक रस्सी मांगी थी तो रेड की चिंता और बढ़ गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं एंडी भी ब्रूक्स की तरह आत्महत्या न कर ले। उस रात जेल के बाहर जोरदार बिजली कड़क रही थी। रेड अपने बिस्तर पर बैठा रहा। वो उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। अगली सुबह रेड ने एंडी के सेल की तरफ देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। एक गार्ड गालियां बकते हुए आगे बढ़ा और सेल में देखते ही उसके होश उड़ गए। उसी समय जेलर ने भी सायरन की आवाज सुनी। उसे पता चला कि एंडी अपने सेल से गायब हो गया है। वो गुस्से में पागल हो गया और रेड को पूछताछ के लिए बाहर खींच लाया, लेकिन रेड सच में इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। गुस्से में जेलर ने खिड़की पर रखे पत्थरों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जेलर आगे बढ़ा और उसने दीवार पर लगा पोस्टर फाड़ दिया। उस पोस्टर के पीछे आजादी की तरफ जाने वाला एक रास्ता था। पूरे इलाके की गहरी तलाशी लेने के बाद भी उन्हें जेल के पास एक नाले में सिर्फ कैदी के कपड़े और एक घिस चुका पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा ही मिला। दरअसल कई साल पहले जब एंडी को वो हथौड़ा मिला था तो वो दीवार पर अपना नाम उकेरना चाहता था, लेकिन तभी दीवार का एक बड़ा सा टुकड़ा टूट कर गिर गया। उस भूरे पत्थर को देखकर एंडी के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया और फिर उसने पोस्टर की आड़ में अपनी आजादी का रास्ता खोदना शुरू कर दिया। वो बस लगातार खोदता रहा। हर रोज सुबह टहलते वक्त वो चुपचाप मलबे को ग्राउंड में गिरा देता था। इस तरह ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और फिर एक दिन टॉमी मारा गया। जब आजादी की आखिरी उम्मीद भी टूट गई तब एंडी ने फैसला किया कि वो अब और इंतजार नहीं करेगा। उस रात उसने जेलर की किताबों की अदला बदली कर दी और साथ ही उसके जूते भी चुरा लिए। जब सब लोग गहरी नींद में सो गए तो उसने अपना सारा जरूरी सामान एक बैग में भरा, उसे रस्सी से अपने पैर में बांधा और फिर उस संकरी सुरंग के अंदर घुस गया। वो पाइप के सहारे नीचे उतरा और बादलों की गरज की आड़ में उसने एक पत्थर से उस जंग लगे सीवर पाइप पर जोरदार वार किए। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार पाइप में एक बड़ा सा सुराख हो गया। एंडी उस बदबूदार पाइप के अंदर बहुत मुश्किल से रेंगता हुआ आगे बढ़ा। उल्टी करते हुए वो करीब 500 मीटर तक रेंगता रहा। पाइप से बाहर निकलते ही उसने अपने कपड़े उतार दिए और बाहें फैलाकर अपनी उस खोई हुई आजादी को गले लगा लिया। तेज बारिश ने उसके शरीर की सारी गंदगी धो दी, जो इस बात का इशारा था कि उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। कुछ दिनों बाद रैंडल नाम का एक आदमी शहर के एक बैंक में पहुंचा। इससे पहले रैंडल का नाम सिर्फ फाइलों और कागजों में था, लेकिन अब वो सच में वहां मौजूद था। उसके पास अपनी पहचान साबित करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स थे, यहाँ तक कि उसके सिग्नेचर भी बिल्कुल मैच करते थे। उसने अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए और जाते जाते उसने जेलर और गार्ड कैप्टन के खिलाफ सारे सबूत बैंक वालों से न्यूज़पेपर ऑफिस भिजवा दिए। अगली सुबह ही शॉशैंक जेल की ये खबर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छप गई। जेलर ने घबराहट में अपनी तिजोरी खोली ताकि सबूतों को मिटा सके, लेकिन उसने देखा कि अंदर सिर्फ एक बाइबल रखी है। एंडी ने उस किताब में एक मैसेज छोड़ा था, डियर जेलर, तुमने बिल्कुल सही कहा था, मोक्ष इसी के अंदर है। कई साल पुरानी यादें अचानक उसके दिमाग में ताजा हो गई। उस दिन उसने खुद वो बाइबल एंडी को वापस दी थी। उसे बस बाइबल की बातें याद रही, लेकिन वो उस किताब का वजन महसूस करना भूल गया। जल्द ही बहुत सारे पुलिस वाले शॉशैंक पहुंच गए। उन्होंने गार्ड कैप्टन को अरेस्ट कर लिया। जब जेलर को लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने खुद को ही गोली मार ली। कुछ और समय बीतने के बाद रेड को एंडी का भेजा हुआ एक पोस्ट कार्ड मिला, जिसका मतलब था कि वो अब आजाद हो चुका है और अपने सपनों की जगह पर पहुंच गया है। रेड भी अपने इस पुराने दोस्त के लिए बहुत खुश था। एंडी की कहानी आज भी जेल में मशहूर थी, लेकिन जब भी एंडी का जिक्र होता रेड थोड़ा उदास हो जाता था। ढलते सूरज को देखकर उसे अक्सर अपने उस दोस्त की बहुत याद आती थी, लेकिन वो ये बात जानता था कि ये तो बस जिंदगी का एक सच है। और इस तरह कई और साल बीत गए। रेड की सजा के 40वें साल में उसके सामने उसकी तीसरी पैरोल हियरिंग आई। सामने बैठे लोग बदल गए थे, लेकिन उनके वही घिसे पिटे सवाल थे। शायद उसकी सच्ची बातों ने उन अफसरों का दिल जीत लिया था, या शायद वो इतना बूढ़ा हो गया था कि अब उसके क्राइम करने का कोई चांस नहीं था। आखिरकार उसे अपनी रिहाई वाली मोहर मिल ही गई। जेल के उस भारी भरकम दरवाजे के पास आकर उसने अपने पुराने गार्ड दोस्तों को अलविदा कहा। 40 साल पलक झपकते ही गुजर गए थे। गलती करने वाला वो जवान लड़का अब बूढ़ा हो चुका था। उसने भारी मन से उन दीवारों को देखा जिन्होंने उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी कैद रखी थी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो उसी बस में बैठा जिसमें ब्रूक्स गया था। उसने बाहर के वही नजारे देखे जो ब्रूक्स ने देखे थे। वो ब्रूक्स के उसी कमरे में रहने लगा। छत के बीम पर ब्रूक्स का नाम अभी भी साफ दिख रहा था। 40 साल की जेल वाली जिंदगी ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। वो ब्रूक्स की तरह ही काम करता था। जब भी उसे वॉशरूम जाना होता तो वो आदत के मुताबिक मैनेजर से हाथ उठाकर पूछता था, वरना उसे एक बूंद भी पेशाब नहीं आती थी। उसने पैरोल तोड़कर वापस जेल जाने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया। उसने फैसला किया कि वो एंडी से किया अपना वादा जरूर निभाएगा। वहां से जाने से पहले उसने भी उस बीम पर अपना नाम उकेरा, जो एक तरह से अपने पुराने दोस्त को श्रद्धांजलि देना था। फिर वो एंडी की बताई गई उस जगह पर पहुंचा। उस बड़े से पेड़ के नीचे रेड ने वो बॉक्स ढूंढ लिया जो एंडी ने उसके लिए छोड़ा था। उसमें कुछ पैसे और एक लेटर था। डियर रेड, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम अब बाहर आ चुके हो। दिल को छू लेने वाले ये शब्द किसी भी थके हुए इंसान को नई हिम्मत देने के लिए काफी थे। रेड ने तय किया कि वो एक बार रिस्क लेगा। उसने पैरोल के नियम तोड़े और लेटर में लिखी बातों को मानकर बॉर्डर पार कर लिया। आजादी की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। ये ऐसा एहसास था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। कुछ दिनों बाद रेड उस समंदर के पास पहुंचा जिसे बिना यादों वाला समंदर कहा जाता था। खुला नीला आसमान, साफ समंदर और ठंडी ठंडी हवाएं, और उस खूबसूरत बीच पर सालों से बिछड़े दो पुराने दोस्त आखिरकार एक दूसरे से मिल गए।